अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। आप सुनाएं। मैं अल्लाह का बड़ा एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो काइंडली अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मुखातिब करने में इजी हो। अच्छा, उमर साहब, मेरा नाम आफाक है और मैं आजकल अपनी पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटेक्निका गडांस पोलैंड से। और उससे पहले मैं चाइना में भी रहा, वो भी स्कॉलरशिप पे थी। उसके बाद मैं डिफरेंट जगह पे पढ़ाता रहा साथ में। लेकिन यहाँ पे पोलैंड में भी मैं इस वक्त अपनी स्कॉलरशिप के ऊपर अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहा हूँ। और बाकी फर्दर आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर गाइड भी करेंगे इसके बारे में। तो ये मेरा जी। छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हाँ जी, तो बेसिक वीडियो बनाने का मकसद यही है कि फर्दर आपको पता लगे कि लोगों को पता लग सके कि पोलैंड के अंदर किस तरीके से पाकिस्तानी लोग जा सकते हैं वाया स्कॉलरशिप्स एंड अदर थिंग्स। तो एक आप एस्टिमेटेड बता सकते हैं कि एक रफली टाइम कितना लगा टोटल आपको? आपकी पीएचडी है कितनी देर की और इसको आपका स्कॉलरशिप कितना मिलता है? एक एस्टिमेटेड बता दें थोड़ा बहुत। जी जी, उमर साहब, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। तीन चार सवाल आपने इकट्ठे पूछ लिए हैं। अगर सबसे पहले मैं टाइम को कंसिडर करूँ तो ओके। अगर पीएचडी की अगर बात करें तो पीएचडी में टाइम बहुत कम लगता है। मास्टर्स और दूसरे बैचलर्स प्रोग्राम में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। पीएचडी क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं और स्कॉलरशिप बेस्ड होती है सारी, इसलिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो एडिशनल पीएचडी कहते हैं, या फिर एक रेगुलर जो उनकी पीएचडी अनाउंसमेंट होती है वो भी आती हैं। वो मोस्टली अब स्टार्ट हो गया है। वीडियो बनाने का मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस को इनिशिएटिव लिया ताकि लोगों को पता लग सके, क्योंकि अभी सीजन आ गया है स्कॉलरशिप्स का और एडमिशन का पूरे यूरोप के अंदर, ना कि सिर्फ पोलैंड के अंदर बल्कि पूरे यूरोप में। तो अगर थोड़ी सी भी एफर्ट की जाए, थोड़ी सी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम किया जाए, ये वीडियो देखने का फायदा तब होगा अगर आप इससे मोटिवेशन लें। हमारा काम है यहाँ पे बैठ के मोटिवेशन देना। अगर कोई सही। आपको कहे कि भाई वो आपका एडमिशन करवा देगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूरोपियन प्रोफेसर्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज प्रोफेसर। सीएससी में जब हम सही। अप्लाई करते थे, हम एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करते थे, तो इंटरव्यू के बगैर ही हमें एक्सेप्टेंस मिल जाता था। लेकिन यूरोप के सही। प्रोफेसर सबसे पहले आपकी सीवी देखते हैं। सीवी उसके इंटरेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए, उसकी फील्ड के मुताबिक होनी चाहिए। अगर उसने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए। ये ना हो कि सही। आपने मतलब डिग्री ली है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर और आप किसी ऐसी फील्ड पे अप्लाई करें जिसका आपको पता भी नहीं है, लेकिन क्या है कि आप कहेंगे कि भाई उसने केमिकल इंजीनियरिंग अंदर लिखा हुआ था। सिर्फ ये सही। नहीं होता, फील्ड का मैच करना भी बड़ा जरूरी है। तो पीएचडी में मैक्सिमम 2 से 3 महीने लगते हैं। ओके। आपने जैसे एडमिशन ओपन होने हैं, एडमिशन के बाद आपका कुछ छोटे मोटे प्रोसेस है एडमिशन का, आपको बताता चलूँ सबसे पहले। जैसे टेंटेटिव एडमिशन, डेट काइंडली थोड़ी बता दें कि टेंटेटिव डेट क्या होती है एडमिशन्स के लिए, उससे पहले के क्या प्रोसीजर्स होते हैं? जी जी, वही बताने लगा हूँ। टेंटेटिव डेट जो है ना हमारे जो ये पोलैंड में है वो स्टार्ट हो जाएगी मई के अंदर। अप्रैल और मई के अंदर स्टार्ट हो जाती है ओके। हर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन सही। के। तो इसका सही। प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले पोटेंशियल सुपरवाइजर्स की लिस्ट अपलोड की जाती है हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कि ये सुपरवाइजर्स हैं जो कि पॉलिश स्टूडेंट को ले रहे हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। अगर ओके। पॉलिटेक्निका गडांस की बात करूँ मैं, पॉलिटेक्निका गडांस इस वक्त यूरोप में भी इमर्जिंग यूनिवर्सिटी है और पोलैंड में भी इमर्जिंग यूनिवर्सिटी है। इनके ओके। पास फंडेड प्रोजेक्ट है। तो इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टिव प्रोफेसर्स की जो लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दी हुई है। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है, उस प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल सुपरवाइजर्स की लिस्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है, उसमें से अपनी फील्ड के रिलेटेड सुपरवाइजर्स को सर्च करना है, उनको ईमेल करनी है। ईमेल में आपने सीवी अटैच करनी है, अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है, मोटिवेशनल लेटर ऐड करना है, और ईमेल की बॉडी बना के आपने उनको सिंपल ईमेल कर देनी है। अब फिर आपने फाक साहब, मैं आपकी इंतजार बात करना है यहाँ पे सम थोड़ी टाइम सी के। काटूंगा। फाक साहब, मैं आपकी बात यहाँ जी पे थोड़ी सी काट रहा हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी का किस तरह पता लगेगा? तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट हमें मिल सकती है कि जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो? जी जी, आप सिंपल यूनिवर्सिटी पे जाएं, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके यूनिवर्सिटीज इन पोलैंड सर्च करें तो आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। अब सही। यहाँ पे बड़ा अच्छी बात की आपने। अब आपने जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है तो उनकी हम्म। रैंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट करती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो पोलैंड के अंदर होंगी साइंस एंड ओके। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड।
आप उनको सिलेक्ट करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी अवेलेबल है, वो बैचलर्स और मास्टर के स्टूडेंट ले लेते हैं, वो एक अलग अलग टॉपिक है। अभी हम सिर्फ फोकस ओके। करें पीएचडी से, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन बड़ी जल्दी दे देती हैं, यहाँ पे सस्ती है एज कम्पेयर टू, फीस स्ट्रक्चर बड़ा कम है एज कम्पेयर टू अदर यूरोप। तो वो पैसे ओके। आपसे लेते हैं, आपको 2-3 हफ्ते के अंदर लेटर इशू कर देते हैं मास्टर और बीएस के लिए। लेकिन हम पीएचडी की बात करें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को आप सर्च करें, ठीक है, हम्म। इन पोलैंड, उसमें अपनी ओके। फील्ड सर्च करें। उनका सही। एडमिशन क्राइटेरिया इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया होता है। सुपरवाइजर सर्च करें, सुपरवाइजर को ईमेल करें और इंतजार हम्म। करें। ये ना हो कि आप एक ही ईमेल बनाएं और 10 लोगों को इकट्ठी फेंक दें, तो सही। वो एक रीजनेबल चीज नहीं है। ठीक है, ऐसा सही सही। करते रहे हैं हम अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टाइम बचेगा और ये वो सारा कुछ, आपने दस कितनों दस को की लोगों थी? को इकट्ठी। मैंने एक को ही की थी, एक एक वीक में, उसके बाद अगले वीक मैंने दूसरे को की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया ना कि स्कॉलरशिप फंड करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप फील्ड के बंदे को भेजें, ये ना हो कि सबको भेज दें। सही। ठीक है, अगर आप, आपके कोई एक दो रिसर्च पेपर हैं, उस फील्ड का बंदा सर्च करें, उसके हम्म। कीवर्ड्स के नाम से सर्च, लिंक्डइन प्रोफाइल से सर्च करें कंट्री के हिसाब से, तो आपको सही। इजीली बंदे मिल जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, सुपरवाइजर आपकी सीवी रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल देगा अगर उसको आपकी सीवी अच्छी लगी। इंटरव्यू सही। में बड़ी बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कोई वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये जॉब इंटरव्यू की तरह बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते। वो सिर्फ आपके स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, हम्म। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है आपको, तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर इशू कर देगा। उसके सही। बाद आपने वेट है यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन का। जैसे यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन होगा, तो आपने पोर्टल पे जाना है, सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद सही। फिर जब आप अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एक और वो इंटरव्यू की कॉल आएगी, वो डिपार्टमेंटल कमेटी का इंटरव्यू होगा। फिर वो आपका इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, तो आपको वो एडमिशन लेटर इशू कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी लिस्ट लगने के 1 हफ्ते के बाद इशू कर देती है। तो जैसे ही आपका एडमिशन लेटर इशू हो, तो आप एम्बेसी से वीज़ा की अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि पोलैंड की जो एम्बेसी है वो बहुत स्लो काम करती है। स्टूडेंट्स को 2-2 महीने तक की टाइम, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक टाइम नहीं मिलता। नहीं, ये तो तो मैं हमने यही देखा, रिकमेंड पोलैंड की करूँ, एम्बेसी बहुत स्लो है। बहुत स्लो है, ऐसे ही है बिल्कुल। स्लो होने की एक वजह है ना, लोग बेतहाशा अप्लाई कर रहे हैं, वो मैक्सिमम 15 से 20 लोगों को डेली की अपॉइंटमेंट देते हैं। तो सही। बैचलर्स और मास्टर वाले स्टूडेंट और वर्क परमिट वाले लोग जो होते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते, और डायरेक्ट हम्म। अप्लाई कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरे करने का भी एक तरीका है, एक आर्ट है। आप वो वो तो लोग लाजमी सी बात है, एजेंट्स वो के तो काफी भी, कंसल्टेंट्स होते हैं अवेलेबल। बिल्कुल कंसल्टेंट्स भी हैं। कंसल्टेंट्स के अलावा लोग खुद भी ट्राई करते रहते हैं, जिसके पास 20-25 लाख होता है अकाउंट के अंदर, वो कहते हैं जी मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वो ये तो है। बाहर जाने के लिए अप्लाई तो कर देते, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर पाते। किसी से कंसल्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो 3-4 महीने का टाइम लगा देते हैं। तो जैसे हम्म। ही आपको एडमिशन लेटर मिले, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपको 1-2 महीने तक की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, उम्मीद है, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो जल्दी दे देते हैं। आपने मेंशन करना होता है कि मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, साथ में आपने एडमिशन लेटर लगाना होता है, एम्बेसी को जब ईमेल करनी होती है, तो वो एक स्पेशल लिंक आपको इशू करते हैं। उस लिंक पे जाके आपने रजिस्टर करना होता है, अपना फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद दोबारा से एम्बेसी को ईमेल करनी होती है, तो एम्बेसी आपको एक टाइम दे देती है। तो ये पीएचडी ओके। स्टूडेंट्स की जो रेशो है, वीजा की रेशो, वो पिछले साल तक 99 के 100% थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि 2 लोगों का पिछले साल पीएचडी में वीजा रिजेक्ट हुआ है, और वो एक अदर स्टोरी है कि उनका क्यों रिजेक्ट हुआ, वो भी हम आपको अगली वीडियो के अंदर, वो अगर किसी नेक्स्ट का वीडियो कोई के अंदर हम क्वेश्चन होगा डिस्कस तो कर हम लेंगे, उसको, अभी जरा बेसिक्स स्टार्टर ही बहुत है, काफी ठीक हो गया। तो जी, तो प्रोसीजर। ये आपका एडमिशन प्रोसीजर हो गया। अब ये प्रोसीजर खत्म है। उसके बाद एम्बेसी आपको बुलाएगी 15 दिन में, आपको वो आपका इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्यों जा रही हो, सारा प्रोसीजर देखेंगे कि वाकई आपने खुद एफर्ट की है। आपको आपके एनालिसिस करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट की वैल्यूएशन करेंगे कि हाँ भाई बंदा डिजर्विंग है, वाकई काम का बंदा है, पोलैंड जा रहा है, पोलैंड जाके भागेगा तो नहीं, जैसे हम पाकिस्तानी मोस्टली करते हैं। तो ये चीजें वो मैटर करती हैं। तो उसके बाद अब आते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। अब यहाँ बिल्कुल पे अफाक साहब, स्कॉलरशिप जो आपको है कितनी वो, देर बाद एम्बेसी टाइम मिला था? मुझे सर 1 हफ्ते के बाद मिल गया था एम्बेसी का टाइम। मैंने आपको बताया कि मैंने लेकिन अपना एडमिशन पोलैंड की लेटर एम्बेसी भेजा बहुत था डिले उन्हें। करती है। पोलैंड की एम्बेसी तो बहुत डिले जी नहीं जी करती? बिल्कुल डिले करती है,
बिल्कुल डिले करती है, लेकिन वो उनके लिए करती है जो मास्टर और बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं। पीएचडी ओके। में आप जब उनको ईमेल करते हैं, क्योंकि हम्म, पीएचडी आपकी एक जॉब कंसीडर की जाती है। और बिल्कुल। मैंने आपको बताया जैसे कि लोग वर्क परमिट वाले 400-500 डॉलर दे के फेक वर्क परमिट ले लेते हैं। ठीक है। हम्म। ओरिजिनल वर्क परमिट की प्राइस जो है 2000 यूरो तक चली जाती है, अगर ओरिजिनल हो, ओके। अच्छा वर्क परमिट हो। लोग फेक वर्क परमिट ले लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता। ठीक है। वो 400-500 पैसे कम होने के चक्कर में वो ले तो लेते हैं, लेकिन आगे से सही। रिजेक्ट हो जाता है बंदा। यानी कि हम उस चीज तो को नहीं चार डिसाइड करते, हम इसी के ऊपर रहते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि वो फिर ओके। स्लॉट सारी बुक हो जाती हैं। ये 15 से 20 स्लॉट देते हैं डेली की, 15 से 20 ओके। मैक्सिमम इसमें। हम्म। और इसमें बाकी लीगल मैटर्स भी शामिल होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं होते, बाकी लीगल मैटर्स भी होते हैं। कोई बिजनेस का हो गया, कोई दूसरा वीजा हो गया, कोई अपॉइंटमेंट, कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन हो गई। तो ये इस सही। तरह का सिस्टम है। तो सही। बाकी ये है कि इनका जो वीजे का प्रोसेस है वो फास्ट है। 15 दिन में आपको आपका डिसीजन मिल जाएगा। उसके बाद तो अगर फिर रिजेक्ट हो जाए तो वाया आप मेल अपील में मिलता जा है कि सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट खुद रिसीव करने पड़ते हैं? नहीं, आपको इन पर्सन जाना पड़ता है एम्बेसी। तो आप ओके। जाके वो फिर खुद रिसीव कर कहते हैं डिसीजन, तो आपको बता देते हैं जो भी डिसीजन होता है आपका। तो ओके। वो भी जब वो भी उसकी एक अलग से एक वीडियो बना के पूरा प्रोसीजर बता देंगे कि एम्बेसी लाजमी में सी कैसे बात है, वो अप्लाई नेक्स्ट करना है हम और कैसे। करेंगे। अच्छा, अभी आप स्कॉलरशिप्स जी का जी बताने बिल्कुल। लगे थे कुछ। मैं स्कॉलरशिप का बताने लगा था। स्कॉलरशिप पीएचडी में अगर आप देखें तो हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट स्कॉलरशिप सेटअप है। जो बेसिक ओके। स्कॉलरशिप है, जो मिनिस्ट्री की तरफ से आता है, जो पॉलिश गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो तकरीबन 2500 पीएलएन आता है। ठीक है। पीएलएन। 2500 ज़लोटी अगर हम जिसे कहते आज हैं, की डेट में उसका रेट पीएलएन हम जो कि पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो कितना होगा तकरीबन? एस्टिमेटेड बता दो। आज 65 का एक पीएलएन है, 65 का। ओके। तो आप वो ओके। मल्टीप्लाई करते हैं 2500 से। ठीक है। और ठीक है। ये टैक्स बाद, ये टैक्स कटने के बाद आएगा आपका 300 पीएलएन जो है, वो टैक्स भी कटेगा इसमें से। तो आपको जो ओके। नेट मिलेगा तो वो 2500 मिलेगा। ओके। सही। यानी कि ग्रॉस में 2800 है। उसके बाद ग्रॉस में 2800 है। उसके ओके। बाद ये आपका बेसिक स्कॉलरशिप हो गया मिनिस्ट्री की तरफ से। फिर ओके। अब जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, हमारी यूनिवर्सिटी में एक एडिशनल प्रोग्राम चल रहा है जिसे एडिशनल एड एड कहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको देते हैं। ठीक है। एक ओके। पोलोनियम के नाम से चल रहा है, एक फ्रेंच के नाम से चल रहा है, फिर एक हाइड्रोजन आता है। डिफरेंट किस्म के वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। पोलोनियम के ओके। अंदर जैसे हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसमें आपको 2500 पीएलएन वो भी मिल जाता है। ठीक है। एडिशनल। तो वो एडिशनल। मोस्टली एडिशनल मिलता पर है। मंथ। ये एडिशनल पर मंथ स्कॉलरशिप ये की बता बात रहे हैं कर ना रहा हूँ, आप? पर मंथ बता रहा हूँ। ओके। पिछले साल ओके। तक लोगों को 5000 पर मंथ मिलता था, लेकिन उसमें ओके। फिर कंपटीशन होता था। तो इस बार इन्होंने सही। कंपटीशन को कम करने के लिए तकरीबन सब स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर दिया। उन्होंने 2500 पीएलएन हर किसी को दे दिया। वो 3-4 लोग रिजेक्ट हुए हैं और उनके डिफरेंट केसेस थे। तो ये टोटल हो गया ठीक। आपका 5000। ठीक है। ओके। इसके बाद अगर आपके प्रोफेसर के पास, आपके सुपरवाइजर के पास कोई प्रोजेक्ट है, तो आपको हम्म। प्रोजेक्ट से भी अमाउंट एडिशनल आ जाती है। अब वो एडिशनल सही। अमाउंट कैसे मिलती है? वो उनको पैसे आए होते हैं प्रोजेक्ट के, तो उन्होंने बंदा हायर करना होता है। ठीक है। तो लाजमी सी बात है, वो पीएचडी के उधर लिए से तो होता आप है। बिल्कुल, तो उधर से आपको वो 2000, 3000, 4000 जितने भी उसके पास पैसे हों, तो वो आपको दे देता है सुपरवाइजर। लेकिन सही। यहाँ सही। पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका जो ये प्लोनियम स्कॉलरशिप मैंने बताया 2500, अगर प्रोजेक्ट और बेसिक स्कॉलरशिप जो है, जो मिनिस्ट्री की तरफ से आना है, वो मिला के 5000 से ऊपर हो जाएगा, तो आपको प्लोनियम हम्म। नहीं मिलेगा। ओके। ठीक है। सही सही सही। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आया था तो मुझे लोगों ने कहा कि आपको प्लोनियम नहीं मिलेगा क्योंकि आप प्रोजेक्ट भी लेंगे। तो फिर मेरा प्रोजेक्ट कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुआ, तो तब तक मेरा प्लोनियम लग चुका था। तो ओके। इसलिए सही। आप क्योंकि आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सुपरवाइजर्स को इस बारे में पता है। तो ये लाजमी सी आपकी बात है, बेसिक सुपरवाइजर ही आपको बुला रहा है तो हर चीज वही देखेगा। जी 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 बिल्कुल, सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ओके। मेरा जितना भी अपना एक्सपीरियंस है, कोई 6-8 महीने का, तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। और हम्म। उसके बाद ये शेंजन, इस वीज़े का सबसे बड़ा फायदा ये है, शेंजन वीज़ा है।
यूरोप में आप कहीं पे भी इजी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो एक स्टैंप होती है जो आपके पासपोर्ट पे लग जाती है। पहले 3-4 महीने में वो टीआरसी की टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड की स्टैंप लग जाती थी, आपको कार्ड मिल जाता था। लेकिन हम्म। आजकल वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज कर गया, 6-8 महीने तक चला गया, 6 महीने तक आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, फिर आपको वीजे की ये हमने जरूरत बाकी नहीं। मुल्कों में भी देखा है। टीआरसी के अंदर थोड़ा सा जी डिले आया है, कुछ इमिग्रेशन के अंदर मसले मसाइल आए हैं। ये हमने बाकी मुल्कों के अंदर जी भी देखा है। हाँ जी, उनको नहीं डिस्कस जी करते, अभी बहरहाल इसी पे रहते हैं। जी सही हो गया, बहुत जी बहुत जी शुक्रिया बिल्कुल। फाक साहब। तो और कोई इसी बारे में ये अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन बाकी फर्दर वीडियो बनाएंगे, बाकी एडमिशन से रिलेटेड, एम्बेसी से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह आपका हम दोबारा टाइम लेंगे। जी जी, ये तो बेसिक इंट्रोडक्टिव वीडियो है। मैं तो आपको आखिर में ये बात जरूर कहूंगा, बल्कि ये आप थंबनेल में भी ऐड कर दें, कि जी। अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो डेली के 3-4 घंटे आपने लैपटॉप के ऊपर स्पेंड करने हैं। ना कि सिर्फ पोलैंड के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर, कहीं पे भी अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो एक मोटिवेशन चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए। वैसे रमजान अल मुबारक का महीना चल रहा है, अफ्तारी के बाद बैठ जाएं या सहरी से पहले 3-4 घंटे लगा लें, एक अच्छी प्रोफाइल अपनी डेवलप कर लें, सीवी बना लें जिसे कहते हैं। सीवी बनाने के बाद अपना मुल्कों को सेग्रीगेट कर लेंगे, किस मुल्क में आपने सही। अप्लाई करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज को सेग्रीगेट करें, फिर प्रोफेसर को सेग्रीगेट करें। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास एक आधा पेपर होता है और वो भी यहाँ पे पीएचडी करने आए हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इसी तरह फाक इटली के साहब, अंदर स्कॉलरशिप। मेरा एक क्वेश्चन, पीएचडी के लिए पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट, एडमिशन पीएचडी के के लिए? लिए यूरोप के लिए, मैं वही बताना, यूरोप में आपके पास कम से कम एक फर्स्ट ऑथर पेपर लाजमी होना चाहिए, एक कम सही। से कम, ठीक है। क्योंकि ये लोग, वो चाइना में तो हमने देखा है कि वो बगैर पेपर के भी सीएसई वाले हाँ जी, एडमिशन दे बिल्कुल देते थे। बिल्कुल। लेकिन इन यूरोप में बहुत मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस कोई सुपरवाइजर कोई ऐसा आ जाए जिसको आपकी सीवी बहुत पसंद आ जाए, या उसको बंदा नहीं मिल रहा हो तो वो ओके। आपको हायर कर लें उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये वो बहुत तो कम है, रहम वाला लेकिन मैं मामला हो वही, गया ना, कि रहम खा लिया किसी ने आप नहीं, पे। रहम नहीं, किस्मत की बात है, किस्मत। यहाँ पे बगैर पेपर वाले भी आए हुए हैं, ठीक है। ओके, सही तो सही। पेपर, लेकिन पेपर जैसे अगर आपके पास सीवी में पेपर होगा तो आपको एटलीस्ट सुपरवाइजर रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, अगर अच्छी सीवी बनी होगी। यूरोपास सीवी बनाएं, और ताकि सुपरवाइजर्स को पता हो कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अच्छे कीवर्ड्स यूज करें उसके अंदर, अपनी रिसर्च के स्किल्स को ऐड करें, स्किल्स ज़्यादा मेंशन करें, जो भी स्किल्स हम्म। आपके पास हैं। कोई कॉन्फ्रेंस हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्फ्रेंस को भी बहुत करते हैं कि भाई आप कॉन्फ्रेंस पे जाएं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। अगर आपके पास कॉन्फ्रेंसेस हैं 3-4 तो वो अपनी सीवी में ऐड करें। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, कोई गोल्ड मेडल मिला है, कोई सिल्वर मेडल मिला सही है, कोई पोजीशन है, उसको मेंशन करें, ताकि अट्रैक्टिव बनाया जा सके सीवी को। सही सही सही। नहीं, अच्छी चीज है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फाक साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया। बाकी इंशाल्लाह ताला मजीद आपसे मालूमात लेते रहेंगे, आपको तंग करते रहेंगे। जी जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जी सर, जैसे, वेलकम सर। मेरी तरफ से बाकी सब लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार, बेस्ट विशेस, ताकि लोग अपना जी। ये इसको वीडियो को देख के अपनी मोटिवेशन थोड़ी सी लें और अप्लाई करें। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।